वेलकम टू अगस्ता जीएस एकेडमी। मैं आर के दुबे पॉलिटी का सेगमेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो 7-8 नंबर के आते हैं उस पर मैंने चर्चा किया था कि कम शब्दों में आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाए और एक बेहतर मार्क्स कैसे लाया जाए। अभी मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहता है या है, जो भी कह लीजिए। तो ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन ही है, 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 22 से 24 नंबर 25 नंबर तक कैसे आ सकता है, क्योंकि 22 नंबर से 25 नंबर के बीच का जो नंबर होता है एक आइडियल नंबर माना जाता है। तो आखिर क्या करें, कैसे लिखें, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि कोई क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है तो 3 पार्ट पर ही आधारित होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ये 3 पार्ट ही मेरे पास है और जो आप भी जानते होंगे। लेकिन हमको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अगर डिमांड के अनुसार आंसर लिखते हैं तो आंसर सटीक माना जाएगा और डिमांड के अनुसार आंसर नहीं लिखते हैं तो उस आंसर को सटीक आंसर नहीं माना जाएगा, एवरेज या पुअर आंसर मान लिया जाता है। तो चूंकि हमको एक एक नंबर बढ़ाने हैं तो सटीक आंसर कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आइए समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट बनता है, कि बिहार के सेंस में हमको जो वर्ड बोलना है बिहार के सेंस में लगाना है। एग्जाम्पल आपको बिहार के सेंस में देने हैं और जब तक हम एग्जाम्पल से गठबंधन की राजनीति, तो एक बात को हमको अप्रोच, जब तक सही अप्रोच तभी निकल के आ पाएगा कि बिहार में गठबंधन की राजनीति कब से शुरू हुई। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 1967 से बिहार में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और सभी गठबंधन की राजनीति कांग्रेस अगेंस्ट आई, कांग्रेस के विरोध में आई। लेकिन आज जो गठबंधन की राजनीति है वो क्या है, कांग्रेस के साथ में हो गई है। जो दल उसका विरोध करके सत्ता में आने का प्रयास किए, आज यह सत्ता में आ चुके हैं या आने के लिए गठबंधन बनाए हैं। जैसे कि बिहार में महागठबंधन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति का मूल उद्देश्य क्या होता है, और इसको न वहां से उठा करके महामाया प्रसाद, यानी 1967 में महामाया प्रसाद से उठा करके, और इस पॉइंट को हमको 2025 में नीतीश कुमार एनडीए, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ में जो महागठबंधन का आरजेडी था, वहां तक यदि इस अप्रोच को अगर देख दिया जाए, बिना नाम लिए भी देख दिया जाए, तो एक अच्छा अप्रोच मैं मानता हूं कि निकल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर कहता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति, यदि बिहार में गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि गठबंधन का जो सिद्धांत है, गठबंधन का मूल सिद्धांत है, उसका एक ही उद्देश्य है, सत्ता की प्राप्ति। इंट्रो में क्या लिखिएगा कि गठबंधन राजनीति का मूल सिद्धांत सत्ता की हासिल करना है। इस सत्ता को हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक साथ आते हैं और ये राजनीतिक हितों के साथ साथ निजी स्वार्थों को पूरा करते हैं। जब एक दल को बहुमत नहीं मिले या मिलने का आसार नहीं रहे तो ये तमाम दल मिल करके एक गठबंधन की राजनीति करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में होता है कि ये गठबंधन की राजनीति अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग क्षेत्रवादों की रणनीति को देखते हुए और समाज में एक साथ शासन को सुनिश्चित करता है। हालांकि इसमें दलगत स्वार्थ जो होते हैं, दलों के जो अपने अपने निजी महत्वाकांक्षाएं होती है, दलगत स्वार्थ जो होते हैं, इसके कारण थोड़ा सा गठबंधन की राजनीति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी गठबंधन टूटते हुए भी नजर आता है। यहां पर इंट्रो में इस बात को आपको नोट डाउन करना है। अगर इसको एग्जाम्पल को उठाते हैं, इसके एग्जाम्पल को उठाते हैं
तो इसके एग्जाम्पल को उठाने के लिए सबसे पहले दलगत राजनीति का अर्थ होता है या गठबंधन का मतलब होता है, गठबंधन का मतलब होता है सत्ता की प्राप्ति। गठबंधन का उद्देश्य ही, पर्पस ही होता है, गठबंधन का पर्पस ही होता है कि विभिन्न दलों को एक साथ आना सत्ता को हासिल करने के लिए। गठबंधन का मतलब ही होता है सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया, सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया, इसी को गठबंधन कहते हैं। कोई यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार बोल दिया कि गठबंधन का जो सिद्धांत है यह कुल मिलाकर के विभिन्न दलों को एक साथ आकर के सत्ता की प्राप्ति के लिए है, जबकि खास करके एक या एक से अधिक दल, एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो एक या एक से अधिक दल मिल करके अपनी विचारधाराओं के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में, राष्ट्रीय हित और राज्य स्तरीय हितों को ध्यान में रख करके विचारधाराओं के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का जो प्रयास करते हैं, इसी को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अब जैसे कि इसको अगर एग्जाम्पल यदि नहीं देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह जाएगा। तो आजादी के बाद सबसे पहले इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो एक अच्छा अप्रोच निकल के आएगा। आजादी के बाद, अब आजादी के बाद किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी जी? कांग्रेस सरकार, सरकार के कुशासन के विरुद्ध में, के कुशासन, कुशासन के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में जी? कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध में 1967 में, 1967 में, ऐसा कह सकते हैं कि 1967 में महामाया प्रसाद के नेतृत्व में, महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा हुआ। पहला गठबंधन कब बना जी? तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के विरुद्ध में 1967 में महामाया प्रसाद के नेतृत्व में, महामाया प्रसाद के नेतृत्व में पहला गठबंधन बिहार में बना। बिहार में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत किसने की? महामाया प्रसाद ने किया, जिसमें कि सीपीआई, कौन कौन थे? तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद कौन थे? भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ थे। उसके बाद से कौन थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऐसा कह सकते हैं कि संयुक्त ठीक तो बोले हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और एक और कौन पार्टी रही थी? इसका नाम, तो ये तीन पार्टियों का मैंने जिक्र कर दिया। एक और पार्टी रही थी जिसका नाम रहा जन क्रांति। एक और पार्टी कौन थी जी? तो एक पार्टी का यहां नाम लिख दे रहे हैं, जन क्रांति, जन क्रांति। ये चार पार्टी मिलकर के एक गठबंधन बनाई 1967 में। चार पार्टी मिलकर के एक गठबंधन बनाई। जैसे कि सेम आज के डेट में देखते हैं कि अगर एनडीए की बात करते हैं, एनडीए का, तो आपको जीतन राम मांझी पार्टी है, हम, उसके बाद से चिराग पासवान की है, लोजपा रामविलास का, उसके बाद से जदयू है, बीजेपी है, और छोटे छोटे कई लोग मिलकर के भी गठबंधन कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो महामाया प्रसाद सिन्हा सोशलिस्ट दल के थे, जो सॉरी, महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे जन क्रांति दल के नेता थे। महामाया प्रसाद सिन्हा कहां के थे? जन क्रांति दल के नेता थे। और सोशलिस्ट दल के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर जो थे ये आपको संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। तो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने, और यहां पर इनकी संख्या उस समय ज्यादा होगी, इसलिए इन्हें उप मुख्यमंत्री
बनाया गया। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ कि गठबंधन जो बना तो इसमें 33 सूत्री कार्यक्रम चले। गठबंधन में कितने कार्यक्रम चले जी? तो इसमें 33 सूत्री कार्यक्रम चले। 33 सूत्री कार्यक्रम चले। मैं इसके इतिहास को बता रहा हूं। गठबंधन के बिहार के यदि बात करते हैं और यदि बिहार के गठबंधन के इतिहास को नहीं चालू करेंगे कहां से गठबंधन शुरू हुआ तो नीतीश कुमार और क्या बोलते हैं एनडीए और महागठबंधन की बात करने से एक सही अप्रोच नहीं आएगा। तो उस समय 33 सूत्री कार्यक्रम चले। इस 33 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र ये भी था, एक कार्यक्रम ये भी था कि उर्दू को, किसको? उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में लाया जाए। लेकिन जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में लाने की बात हुई तो ऐसी स्थिति में जनसंघ इस पर नकार दिया। जैसे ही जनसंघ इस पर नकारा तो स्थिति ऐसी बन गई कि महागठबंधन बोल रहे हैं, ये गठबंधन जो बना था ये गठबंधन की सरकार गिर गई और महामाया प्रसाद को त्याग पत्र देना पड़ा। महामाया प्रसाद को त्याग पत्र देना पड़ा और 1968 में, देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है 67 में सरकार बनी और 1968 में ये सरकार क्या हो गई? गिर गई। 1968 में सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो ये तो बात जाहिर सी है कि सीधा आरोप लगा होगा कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने सरकार को गिरा दिया। अगर वर्तमान परिस्थिति को भी आप देखते हैं तो कमोबेश यही परिस्थितियां है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन देखिएगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी या फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है, समझौते की राजनीति है, तो यहां पर दो उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो वर्तमान परिस्थिति वही है या इसके अलावा भी देखते हैं तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही ऐसा कहा जाए भले बोलचाल की भाषा में नीतीश कुमार को, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहे। तो यहां पर जब गठबंधन होता है तो दो पद में इसी तरह से होता है। तो राजनीतिक दलों को यहां पर ऐसा है कि जातिगत भिन्नता के अलावा बिहार में राजनीतिक दल जो होता है जातिगत भिन्नता के अलावा यहां पर क्या होता है? बाध्यता भी है, मजबूरी भी है। इस मजबूरी पर चर्चा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मेन बॉडी में चला जाएगा। तो चलते हैं बिहार में। अब यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले यदि नहीं देखें तो फिर हमारा आंसर अधूरा रह जाएगा। अब यहां पर कहता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी? इंट्रो तो हो गया, इंट्रो मैंने यहां पर लाया तो शुरू किया और एग्जाम्पल क्या दिया जी? महामाया प्रसाद सिन्हा का एग्जाम्पल के साथ में इंट्रो क्लियर हो गया। इंट्रो महामाया प्रसाद सिन्हा के यदि एग्जाम्पल दे दिए तो हमारे पास इंट्रो क्लियर हो गया। इंट्रो में एक एग्जाम्पल के साथ जाते जाते आपको एक बात क्लियर हो जा रहा है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छा आने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम्पल ना है जी। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो बिहार में राजनीति के मूल, गठबंधन राजनीति के मूल सिद्धांत, अब इस पर चर्चा करेंगे। तो अगले पॉइंट को फिर लेते हैं, मेन बॉडी के सहारे इस क्वेश्चन को लिखते हैं मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में हम यहां पर क्या आएंगे जी? तो वहां पर मैंने दो बात बताया, एक इंट्रो बताया और दूसरा इंट्रो का एग्जाम्पल मैंने बता करके और उसको करंट से कोरिलेट कर दिया। उसमें लिखा करंट से कोरिलेट करने के बाद में मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको बस इतना ही लिखना है कि यह परिस्थिति या वर्तमान सरकार के साथ कमोबेश परिस्थिति नजर आ रही है। बस इतना लिख दीजिएगा तो शब्द छुपे शब्द में महामाया प्रसाद लिख ही दिए। अब वर्तमान सरकार को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी सरकार के साथ में आपको आयोग के माध्यम से चयनित भी होना है। तो बस केवल इतने लिख दीजिएगा छुपे शब्द में ना, तो सभी जांचने वाले समझ रहे हैं कि वहां से अप्रोच को लाया और उठा के करंट 2025 तक चिपका दिया, महागठबंधन तक। कमोबेश कह सकते हैं कि वर्तमान में अलग अलग मुद्दे जरूर है, लेकिन कमोबेश आज भी सरकार के साथ मुद्दों के साथ ये सब बातें उत्पन्न हो रही है जो उस समय की परिस्थितियां थी। तभी तो नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ जाते हैं महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ आते हैं। उस समय उर्दू को मैंने लिखा ना कि उस समय उर्दू के द्वितीय भाषा के रूप में लेकर के जनसंघ क्या किया?
अपना समर्थन वापस ले लिया और 1968 में सरकार गिर गई। अब चलते हैं मेन बॉडी के साथ, मुख्य भाग के साथ चलेंगे। तो बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत, मुख्य भाग क्या है जी? बिहार में गठबंधन राजनीति, यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं मूल सिद्धांत। थोड़ा सा हल्का करने पर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके मूल सिद्धांतों पर यदि चर्चा करते हैं तो मूल सिद्धांतों पर बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहला है कि चुनावी बाध्यता और बहुमत का अभाव। इसमें पहला पॉइंट क्या देंगे कि यहां पर चाहे या ना चाहे, जैसे ही यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसी है, संवैधानिक प्रोविजन ऐसे है कि 5 साल जैसे ही सरकार का कार्यकाल पूछ जाता है तो अगला बार चुनाव में जाना उनकी बाध्यता है। तो चुनाव की बाध्यता कर सकते हैं। और यहां पर देखिएगा कि राजनीतिक जातिगत समीकरण ऐसा है, राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को पूर्ण बहुमत मिलना संभव नहीं नजर आता है। तो इसलिए गठबंधन करना यहां के राजनीतिक दलों की लाचारी है, व्यवस्था है। इस पॉइंट को कह सकते हैं चुनावी बाध्यता। चुनावी पहला पॉइंट इसमें दे सकते हैं मूल सिद्धांत में, चुनावी बाध्यता, चुनावी बाध्यता, कोई दिक्कत? और बहुमत का अभाव, बहुमत का अभाव। इसमें आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें इस तथ्य पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिहार में विचारधाराओं और जातिगत भिन्नताओं के आधार पर, मैंने 2 टर्म बोला बिहार में, क्या बोले हैं? सबसे पहले विचारधाराओं और जातिगत भिन्नताओं के आधार पर किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलना संभव नहीं है। अतः यहां की मजबूरी हो जाती है, यहां की इनकी मजबूरी हो जाती है कि जब एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन करना पड़ता है। अब गठबंधन भी आप यहां पर देखिएगा 2 तरह से होते हैं, एक चुनाव के पूर्व गठबंधन और दूसरा चुनाव के पास्ट गठबंधन। चुनाव के पूर्व वाला गठबंधन होता है जिसमें कि क्या होते हैं कि एक विचारधारा वाले लोग या समान विचारधाराओं से थोड़ा मिलते जुलते विचारधाराओं वाले लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो होते हैं, मैं उधर जाऊंगा तो थोड़ा सा आंसर भटक जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आंसर पर यहाँ पर एकदम फोकस मेरा क्वेश्चन के साथ रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं साधारण बहुमत प्रणाली से, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो इसलिए यहां पर क्या है, चुनावी बाध्यता है कि कहीं ना कहीं आपको गठबंधन करना पड़ता है। तो यही जो होता है साधारण बहुमत प्रणाली से जो चुनाव होते हैं, तो इसीलिए यहां पर चुनाव पूर्व गठबंधन किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक सीट निकलकर सामने आए। हालांकि चुनाव पूर्व गठबंधन करने का जो लाइजनिंग सबसे पहले मजबूती रूप से चालू किए थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। 1996 में इसका परीक्षण किए थे, जब 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत में उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट लाया था, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्हीं का ये देन है। उसके बाद से कह सकते हैं कि साझा लक्ष्य और विचारधारा, एक तो हो गया चुनाव की बाध्यता, तो इस बाध्यता के कारण आपको ना गठबंधन करना पड़ता है। और बहुमत का अभाव है, मैंने बताया कि यहाँ पर समान विचारधारा के लोग नहीं रहते हैं, तमाम जाति धर्म लिंग मजहब में समाज बटा हुआ है। यहाँ पर चित्रवाद भी है, उत्तर बिहार की अलग समस्याएं हैं, दक्षिण बिहार की अलग समस्याएं हैं, और एक सरकार समस्याओं को पूरा करने में अभी तक तो सफल नहीं हुआ है। इसलिए जन आक्रोश तो होना स्वाभाविक है। तो इसलिए यहां पर क्या होते हैं कि लोगों का माइंडसेट अलग अलग है, जातिगत माइंडसेट अलग अलग है, इसलिए यहां पर बहुमत का एक राजनीतिक पार्टी को अभाव होता है। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गठबंधन की राजनीति को आयाम देते हैं। इसके अलावा चलते हैं साझा लक्ष्य और विचारधारा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया जी, साझा लक्ष्य, साझा लक्ष्य और विचारधारा।
विचारधारा। हालांकि मैंने गठबंधन के लिए इंट्रो में ही एक बात को शुरू में ही कह दिया था या क्लियर कर दिया था कि गठबंधन का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता की प्राप्ति। जब सत्ता की प्राप्ति होगी तो ही विचारधाराएं मिलाए जाते हैं और साझा लक्ष्य किए जाते हैं। ये बातें सही है। इंट्रो में मैंने एक लाइन में क्लियर कर दिया था कि गठबंधन का मूल उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति। अब यहां पर बात करते हैं साझा लक्ष्य और विचारधारा के विषय में। तो गठबंधन में शामिल दल जो होते हैं विचारधाराओं के आधार पर एकजुट होते हैं। जो होते हैं किसके आधार पर होते हैं जी? एकजुट होते हैं। जैसे कि यहां पर एक विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, और बिहार में जो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, वो बात तो होती है जेपी की समाजवादी विचारधारा की, लेकिन व्यवहार में ऐसा आरोप लगाए जाते हैं कि विचारधारा समाजवादी है लेकिन कार्यक्रम परिवारवादी है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो विचारधाराएं हैं तो यहां पर एकजुट होकर के विचारधाराओं के आधार पर एकजुट होते हैं। जैसे कि आज के डेट में वामपंथी, कांग्रेस, राजद एक विचारधारा के आधार पर है। जबकि ये बात आप सोचिएगा कि कांग्रेस के विरुद्ध में ही इन लोग का जन्म हुआ है। समाजवाद का जन्म किसके विरुद्ध में हुआ है? कांग्रेस के विरुद्ध में। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार आज ये लोग महागठबंधन के पार्ट है जो राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्र हित को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साझा लक्ष्य है। साझा लक्ष्य क्या है? कि साझा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय हित और यहां पर इस कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हित को जोड़ने का प्रयास है। तो ये साझा विचारधारा जो है, विचारधारा कौन सा है? तो विचारधारा है राष्ट्रीय हित और राज्य की विचारधारा। तो ये मैंने बताया, इस बात को बताया कि समय काल परिस्थिति के अनुसार विचारधाराएं परिवर्तित हो रही है। ऐसा नहीं कर सकते हैं जितने यहां पर समाजवादी विचारधारा आए एक कांग्रेस के अगेंस्ट में ही पनपे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ में साझा लक्ष्य कार्यक्रमों के लिए ये लोग एक साथ में खड़ा है, जिसमें कि कह सकते हैं वामपंथी, राजद और कांग्रेस। कौन कौन जी? वामपंथी विचारधारा, पंथी प्लस राजद राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी और कांग्रेस। आप इस जानते हैं कि ये दोनों पार्टी का जो जन्म हुआ था कांग्रेस के कुशासन के अगेंस्ट में जन्म हुआ था। कांग्रेस के अगेंस्ट में जेपी आंदोलन हुआ था। लेकिन आज का जो विचारधाराएं हैं, आज का विचारधारा है कि यह समन्वय एवं राष्ट्रीय हित को जोड़ने का प्रयास है। आज इन लोग का विचारधारा क्या है? समन्वय एवं राष्ट्रीय हित। क्लियर? यहां से लाइन हो गया। देखिए विचारधाराएं मैं बोला कि समय के अनुसार बदलती है। मैंने पिछला जब मेरा वीडियो जाके देखिएगा तो मैंने संशोधन पर चर्चा किया था, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस में। तो वहां पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यदि संविधान को जीवित रखना है तो अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने यहां पर दो सिद्धांतों की चर्चा की। यहां पर दो बातें उभर के सामने आई। एक मैंने बताया कि चुनावी बाध्यता और बहुमत के अभाव के कारण गठबंधन होते हैं, और दूसरा मैंने बताया कि साझा लक्ष्य और विचारधारा के आधार पर गठबंधन होते हैं। तीसरा पॉइंट यदि लिखते हैं तो शक्ति संतुलन एवं प्रतिनिधित्व के कारण भी गठबंधन होते हैं, पावर को बैलेंस करने के लिए। तो तीसरा पॉइंट के लिए हम आगे लेते हैं पेज को। तो तीसरा पॉइंट में यहां पर लिख सकते हैं कि शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन एवं प्रतिनिधित्व। शक्ति संतुलन एवं प्रतिनिधित्व तीसरा पॉइंट। यदि इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं
तो यहां पर गठबंधन की जब राजनीति होती है तो इसमें गठबंधन में छोटे छोटे दल शामिल होते हैं। जैसे ही गठबंधन की राजनीति होती है तो यहां पर गठबंधन की राजनीति में छोटे 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 दल शामिल होते हैं। ये जो दल होते हैं छोटे छोटे, ये अपनी बातों को रखते हैं। तो अपनी बातों को जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा कि राजनीतिक महत्व मिलता है छोटे छोटे दलों को, और इससे एक फायदा ये होता है कि सरकार की शक्ति बैलेंस होती है। यानी इसको लिख सकते हैं कि गठबंधन में छोटे छोटे दल अपनी बातों को रखते हैं, जिससे सरकार की जो शक्ति होती है वो बैलेंस होती है, और यह राजनीतिक महत्व को भी आगे बढ़ाता है। तो इस पॉइंट को भी एक पॉइंट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहां पर है कि एक क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी यहां पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। फिर जब तक क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे तो हमारा आंसर कैसे पूरा होगा। यहां पर मैंने बताया कि महागठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों तक चर्चा की है। अब यहां पर कह रहा है कि सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों के पूर्ति के दृष्टिकोण से, और राष्ट्रीय हित की पूर्ति यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में गठबंधन की क्या भूमिका होगी। यही ना पूछ रहा है जी कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में गठबंधन की क्या भूमिका होगी, यानी गठबंधन आपको राष्ट्रीय हित की पूर्ति कैसे करेगा। तो चलिए, राष्ट्रीय हितों के पूर्ति में गठबंधन की भूमिका, तब जाकर के क्वेश्चन मेरा पूरा हो रहा है। तो चलते हैं, राष्ट्रीय हितों के पूर्ति में गठबंधन की भूमिका, इस पॉइंट को लिखते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में पूर्ति हेतु गठबंधन की भूमिका। अब इस बात पर हमको चर्चा करनी है कि राष्ट्रीय हितों के पूर्ति हेतु गठबंधन क्या क्या काम कर सकता है, इससे राष्ट्रीय महत्व कैसे शामिल होंगे। चूंकि क्वेश्चन 38 नंबर का है तो इस पर देखना पड़ेगा। इसके भी 2-3 पॉइंट होंगे। जैसे सबसे पहला इसमें पॉइंट दीजिएगा कि समावेशी शासन, समावेशी शासन यदि गठबंधन के राष्ट्रीय हितों के पूर्ति के लिए गठबंधन की भूमिका आती है तो सबसे पहला पॉइंट है समावेशी क्या बोलते हैं, समावेशी शासन। तो कुल मिलाकर कर सकते हैं गठबंधन के माध्यम से, एक बात को आप ध्यान रखिएगा, गठबंधन के माध्यम से अधिक राजनीतिक दलों की भागीदारी मिलती है। गठबंधन के माध्यम से राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक भागीदारी मिलती है। तो जब अधिक से अधिक भागीदारी मिलेगी तो सभी वर्गों के लोग, तमाम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सामने आएगा, जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने बताया कि जैसे ही गठबंधन आएगा तो तमाम क्षेत्रों से लोग आएंगे, तमाम समस्याओं से ग्रसित लोग आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही गठबंधन के माध्यम से अगर ये बातें आती है राजनीति का, तो यहां पर क्या होगा कि कुल मिलाकर के सत्ता में विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएंगे, विभिन्न वर्गों से लोग आएंगे। और जब विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों से लोग आएंगे तो यह राष्ट्रीय महत्व के लिए सार्थक है। क्योंकि आप देखिएगा, गांधी जी का विकासवादी सपना था कि यहां पर 3 स्तर की सरकारें बनवाए थे। एक केंद्र स्तरीय सरकार, दूसरा हो गया राज्य स्तरीय सरकार, और तीसरा हो गया स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि छोटी छोटी समस्याएं उभर के सामने आए और छोटी छोटी समस्याओं का निदान हो। तो इसलिए विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न वर्गों से लोग आएंगे तो छोटी छोटी समस्याएं उभर के आएगी। तो यह समस्याएं क्या हो गया, राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने के लिए कारगर है। यानी समावेशी शासन एक महत्वपूर्ण यहां पर हमारे यहां बिंदु बनता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, साझा नीति निर्माण, इस पॉइंट को लिख सकते हैं, साझा अब जैसे कि एक राजनीतिक दल रहेगा,
एक अगर पॉलिटिकल पार्टी सिंगल एक ही राजनीतिक दल रहेगा, पूर्ण बहुमत में आ जाएगा, तो उसको जैसे मन में आएगा वैसे लॉ एंड ऑर्डर लागू करेगा, वैसे अपने नीति और कार्यक्रम को तय करेगा। लेकिन जैसे गठबंधन की सरकार बनती है तो यहां पर ऐसा किया जा सकता है कि विभिन्न दलों के मिलने से राष्ट्रीय नीति जो होती है संतुलित होती है, उसको कोई ना कोई रोकने वाला तो है। आज मान लीजिए कि जैसे कि वर्तमान में देखते हैं कि 2014 के मोदी जी और 2019 के मोदी जी और 2024 के मोदी जी में थोड़ा सा तो अंतर जरूर है, क्योंकि आज के मोदी जी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के तक कहीं ना कहीं सहारे तो हैं ही। तो अगर कोई भी अगर साझा नीति कार्यक्रम रहेगा तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय महत्व के लिए, क्षेत्रीय महत्व के लिए, छोटे छोटे स्तरों के महत्व के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को यहां पर क्या करेगा, समाहित करेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे जब समावेशन होगा तो ऐसी परिस्थिति में विकास के कार्यक्रम जो होंगे, राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम होंगे उभर के सामने आएंगे। तो इस पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं स्थिरता और विकास, या कह सकते हैं स्थिरता के साथ विकास। अच्छा, स्थिरता और विकास ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। स्थिरता स्थिरता और विकास की यदि चर्चा करते हैं तो गठबंधन की राजनीति में एक बात होता है कि यहां पर राष्ट्रीय और राज्य के विकास के लिए जो होता है गति मिलता है, और यह गति अस्थायी तो इसलिए होता है कि सरकार निरंकुश नहीं होती है। जब सरकार निरंकुश नहीं होगा तो गठबंधन में प्रत्येक दल जो होते हैं, जो साझा एजेंडे और कार्यक्रम होते हैं, वो विभिन्न वर्गों को ध्यान में रख करके, विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रख करके, भारत के छोटे से छोटे तबके को ध्यान में रख करके यहां पर एक गठबंधन किया जाता है। तो जब प्रत्येक चीजों को गठबंधन किया जाएगा, अगर बिहार के सेंस में है, क्वेश्चन मेरा बिहार के सेंस में पूछ रहा है, तो बिहार में देखिएगा कि दक्षिण बिहार की समस्या सूखा है और उत्तर बिहार की समस्या बाढ़ है। तो यदि हर पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी के लोग यहां पर शामिल होंगे तो ये बात होगा ना कि बाढ़ और सुखाड़ को एक साथ कैसे निपटा जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को उभर के जब सामने आया तो अटल जी, हालांकि उस समय एक, जिस समय मीटिंग चल रहा था तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो बिहार के सेंस में उन्होंने नदियों को जोड़ने की परियोजना दिए थे ताकि बाढ़ और सुखाड़ से एक साथ निपटा जा सके। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं थी, कार्यक्रम रहे, जिसके कारण से आज ये योजना जो रही, उनका जो लक्ष्य रहा, ये बस केवल कागजी हवाई तक ही रह गया। चलिए, इस पर हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से गठबंधन की राजनीति में अंतिम पॉइंट देंगे क्षेत्रीय दलों की भूमिका। इसके बिना हमारा यहां पर गठबंधन में राष्ट्रीय हित की पूर्ति नहीं होगी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, अब देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय, आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो बिहार में देखिएगा कि क्षेत्रीय दल का इतना प्रभाव है, बिहार में क्षेत्रीय दल का इतना प्रभाव है कि यह राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि बिहार में क्षेत्रीय दल का आज से प्रभाव नहीं है। जिस समय मनमोहन जी की सरकार हो रही थी, उस समय भी लालू प्रसाद यादव जी बिहार से रेल मंत्री के रूप में नॉमिनेट हुए थे, या रेल मंत्री थे, जो भी कह लीजिए। तो इतना प्रभाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आवाज के रूप में उभर सकता है, जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित को बल मिलेगा। बिहार के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इतना है, मैं दोहरा रहा हूं, बिहार के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इतना है कि ये राष्ट्रीय महत्व को कहीं ना कहीं उजागर करता है। और जब राष्ट्रीय महत्व को उजागर करता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों को उभर के सामने आना स्वाभाविक है। तो यहीं पर हम मेन बॉडी को कंक्लूड 4 पॉइंटों के साथ कर देंगे। इसका 4 पॉइंट हो गया, और इसके आधा क्वेश्चन का यहां पर मैंने बता दिया कि इसका भी आपको बिहार में गठबंधन की राजनीति के मैंने यहां पर 2 पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट इसके बता दिए और 4 पॉइंट मैंने इसके बता दिए। ये 6 पॉइंट पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं 4 नहीं, 2 नहीं, 3 पॉइंट बताए हैं। देखिए, इसका 3 पॉइंट है। एक चुनावी
बाध्यता और बहुमत का अभाव, दूसरा है साझा लक्ष्य और विचारधारा, और तीसरा पॉइंट यहां पर भी है, तीसरा पॉइंट उसी का जो छोटा पॉइंट है कि शक्ति संतुलन एवं प्रतिनिधित्व। 3 पॉइंट उसका, 4 पॉइंट इसका। अब इसके सीधे निष्कर्ष पर चलेंगे, इसके कंक्लूजन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार कंक्लूजन करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर चाहिए तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कहता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति का मूल सिद्धांत विशेषतर राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से, इसके मूल सिद्धांत और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण पर हमको चर्चा करनी है निष्कर्ष पर। तो यदि निष्कर्ष पर करते हैं तो सिंपल शब्द में देख सकते हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति जो है राष्ट्रीय हितों के साथ साथ, बिहार में गठबंधन की राजनीति जो है राष्ट्रीय हितों के साथ साथ राज्य हितों को एक साथ साधने का महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हित के साथ साथ राज्य हित को भी साधा जा रहा है। आज सभी राजनीतिक दल, जितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दलों के साथ बिना कोरिलेट करके, बिना गठबंधन बनाए हुए यहां पर सरकार में आने का सपना भी नहीं देख सकते हैं, चाहे वो भारत का लगभग कोई भी राज्य हो। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को मिलाना ही पड़ता है, जो विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ यदि आते हैं, एक मंच पर आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। और जैसे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा तो यहां पर कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो हित होते हैं, व्यक्तिगत हित को प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित को उत्पन्न करना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय हित को साधने के साथ साथ राज्य स्तरीय हित स्वतः एक महत्वपूर्ण माध्यम हो जाता है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों के लोग एक मंच पर आकर के समावेशी विकास की बात करते हैं। हालांकि यह साझा लक्ष्य को साधने के अलावे राष्ट्रीय हित में संघर्ष को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी बिना क्षेत्रीय दल को मिलाए सरकार का गठन नहीं हो सकता है। अतः कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति बिहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जो राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयुक्त है। यहीं पर मेरा आंसर समाप्त होता है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगस्त्या जीएस एकेडमी है। अगस्त्या जीएस एकेडमी में हम लोग एक प्रज्ञान बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ मेंटर मुकेश सर है। ये आपको इनके विषय में तो आप जानते ही होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैच है 8 अक्टूबर से चालू हो रहा है, जिसमें कि पॉलिटी का सेगमेंट मैं लेके आऊंगा। यहाँ पर तमाम टीचर्स के फोटो है, जो कि आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मिले ही होंगे। तो आप इसमें देर ना करिए, कम से कम इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसके तमाम नॉलेज को लेते रहिए, क्योंकि तमाम इसमें फ्री पीडीएफ भी जाएंगे, कुछ पेड भी पीडीएफ जाएंगे। जो भी जाने होंगे वो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग का आखिर प्रज्ञान बैच का पर्पस क्या है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि प्रज्ञान बैच के माध्यम से हम लोग का सबसे बड़ा कोशिश है कि हम लोग आंसर राइटिंग स्किल पर काम करेंगे। आंसर राइटिंग स्किल पर काम करने का मतलब ये हो गया कि बच्चे तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एक विशिष्ट आंसर कैसे लिखेंगे हर लोग जानते हैं, तमाम यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं कि इंट्रो हो गया, मेन बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, लिख देना है। लेकिन आखिर हम क्या करें, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया, तो मैंने क्या किया कि मैंने एग्जाम्पल के साथ उठाया। 1967 से महामाया प्रसाद से गठबंधन की राजनीति शुरुआत हुई और 2025 तक नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन तक मैंने इसको महागठबंधन से एनडीए गठबंधन तक जोड़ा। तो यह एक सही अप्रोच निकल के आता है। तो हम लोग इस आंसर राइटिंग स्किल पर तमाम अपने अपने सब्जेक्ट के जो इधर आ जाते हैं स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के विषय में बताएंगे। मैं आपको पॉलिटी का सेगमेंट बताऊंगा, सर आपको हिस्ट्री का सेगमेंट बताएंगे। जिन लोगों का जो सेगमेंट है वो लोग अपने अपने सेगमेंट बताएंगे और एक विशिष्ट आंसर कैसे लाया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम में आपको खासियत यही है कि जो हाल फिलहाल में सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपको बताएंगे कि किस समस्याओं का कैसे निदान पाया जाए।
क्योंकि आज से जो 10 साल पहले पढ़े टीचर है, उनका जो समस्या है और आज की परिस्थितियां दोनों चेंज हो गई है। आप देखिएगा 10 साल पहले बीपीएससी का प्रीलिम्स का मेंस का क्वेश्चन देखिएगा और आज के क्वेश्चन देखिएगा, आज 3 क्वेश्चन जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाता है। जब तक करंट नहीं डालते हैं तमाम क्वेश्चंस में, आज की अवधारणा नहीं जोड़ते हैं, खास करके इकोनॉमिक्स पॉलिटी जैसे टर्म में, तो क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह जाता है। तो ये लोग बताएंगे कि किस किस परिस्थितियों का हम लोग सामना करके गए थे। तो संभवतः नहीं, मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप लोग को इससे फायदा मिलेगी। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।